हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नवाइज। और इस वीडियो में हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जो कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी इस एक्ट को कहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। और इसके अलावा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस का इंक्लूजन स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, अब हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्ट का देखिए पहला फीचर क्या लिखा है, इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। तो इस एक्ट ने क्या किया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज था, दैट मीन्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स हुआ करते थे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, उनको उसने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, बोथ सेंट्रल एंड इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द नंबर ऑफ सीट्स वी कैन से इट हैज बीन इंक्रीज्ड। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इट रिटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था उसमें ऑफिशियल मेजॉरिटी को मेंटेन किया गया। ऑफिशियल मेजॉरिटी मतलब कि ऐसे लोग जिनको ब्रिटिशर्स सेलेक्ट करते थे इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, देयर मेजॉरिटी वाज रिटेन्ड। मतलब अभी भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मैक्सिमम जो मेंबर्स हुआ करते थे वो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को अलाउ किया गया। मतलब अब ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन मेंबर्स थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स बन सकते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नाउ आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव मूव रिजोल्यूशंस ऑन द बजट। मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब जो मेंबर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो लोग लॉस का इंप्लीमेंटेशन करते हैं उनको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब एग्जीक्यूटिव से, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के अलावा अगर कोई वो अगर रिजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं रिगार्डिंग द बजट, वो भी वो मूव कर सकते थे। हमने देखा था जब हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये पावर दिया गया था बजट डिस्कशन करने के लिए एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, एड्रेसिंग क्वेश्चन एंड डिस्कशन ऑफ द बजट। लेकिन अब क्या कहा गया कि भाई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। कोई फॉलो अप क्वेश्चन अगर आपको पूछना एग्जीक्यूटिव से, आप वो पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई रिजोल्यूशन पास करना है बजट से तो वो भी आप पास करते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एक्ट, पहला कि द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इट इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, नंबर ऑफ मेंबर्स आर इंक्रीज्ड, इट रिटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दैट मीन्स कि जो ऑफिशियल मेजॉरिटी था उसको मेंटेन किया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था वहां पे अलाउ किया गया कि जो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी है, जो इंडियंस है, उनकी मेजॉरिटी हो सकती है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एंड थर्ड वन कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब जो मेंबर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव से सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और वो चाहे तो बजट में कोई रिजोल्यूशन पास करना चाहे तो वो भी हो सकता है। चलिए, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के, पहला है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब जो वायसरॉय का दो काउंसिल होता था, एक तो उनका लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था, ठीक, और दूसरा उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने इंडियंस को कब इंक्लूड करना स्टार्ट किया, कौन से एक्ट के बाद? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बाद से लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस का इंक्लूजन स्टार्ट हुआ। व्हेन द वायसरॉय अपॉइंटेड 3 non-official members, the Raja of Banaras, the Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Rao in the Legislative Council. Now, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर्स का इंक्लूजन स्टार्ट हुआ वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और पहले मेंबर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है इस एक्ट का, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। ठीक है,
इसीलिए जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है, इसीलिए ये फेमस हुआ. व्हाई? बिकॉज ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन गिवन टू द मुस्लिम सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री. दैट मीन्स if a Muslim candidate is standing for the election in the legislative council, only the Muslim citizens will vote for that Muslim candidate. Okay, so that is known as communal representation, and it introduced the concept of separate electorate. Separate electorate for whom? Separate electorate for Muslim. इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अगर एक इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन में कोई अगर मुस्लिम कैंडिडेट अगर खड़ा होता है तो उस मुस्लिम कैंडिडेट को केवल मुस्लिम सिटीजन्स ही वोट दे सकते थे, बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो वोट नहीं कर सकते. ठीक है. देयरफॉर लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, और इसलिए लॉर्ड मिंटो को क्या कहा गया? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, क्योंकि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का स्टार्ट जो है वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 1909 से होता है. आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है विच एक्ट स्टार्टेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, तो आप क्या बोलोगे? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. ओके. एंड लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता था? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. ओके, चलिए आगे चलते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कह सकते हैं. लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो थे वो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे ये वायसराय थे इंडिया के. तो इससे पहले हमने देखा था इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो इसका पहला फीचर है इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट. इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो सेंट्रल का कंट्रोल हुआ करता था प्रोविंसेस के ऊपर, उसको धीरे धीरे रिलैक्स करना स्टार्ट किया गया. ठीक है. और इस कंट्रोल को रिलैक्स करने के लिए क्या किया गया कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग क्लासिफाई किया गया. सेंट्रल सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे जिसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकती थी, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे जिसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकती थी. ठीक है. इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू 2 पार्ट. अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है उसको भी फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया. पहला बोला गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट. अभी जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है ये ऐसे सब्जेक्ट होते थे जिसको गवर्नर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूट करते थे. तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में जो चीजें लिखी गई हैं लेजिस्लेशन के लिए, जब वो लेजिस्लेशन तैयार हो जाता था तो उसको गवर्नर कैसे एग्जीक्यूट करते थे? विद द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर. और जो रिजर्व सब्जेक्ट हुआ करते थे वो ऐसे सब्जेक्ट हुआ करते थे जिनको गवर्नर एडमिनिस्टर करते थे विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड दैट आल्सो विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. मतलब वो उसको एक ऑटोनॉमी के साथ एग्जीक्यूट कर सकते थे. ऐसे सब्जेक्ट जो रिजर्व सब्जेक्ट हुआ करते थे. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो सेंट्रल कंट्रोल है वो रिलैक्स होने स्टार्ट हुआ. ठीक है. डिफरेंट सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट डिसाइड किए गए. सेंट्रल सब्जेक्ट्स में लॉ कौन बना सकता था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में लॉ कौन बना सकता था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर और रिजर्व. और इसीलिए जो ये 2 सिस्टम स्टार्ट हुआ ना, कहां पर? प्रोविंसेस में, ट्रांसफर और रिजर्व. ट्रांसफर में जो गवर्नर है वो एड एंड एडवाइस लेते मिनिस्टर का, लेकिन जो रिजर्व्ड है उसमें वो विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल वो एक्ट कर सकते थे. और इसी सिस्टम को बोलते थे डायरकी. आपसे क्वेश्चन में पूछेगा बाय विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया द प्रोविजन ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड. डायरकी अलग है और डबल गवर्नमेंट अलग है. डबल गवर्नमेंट में आपको पहले पढ़ा चुका हूं. ये पिट्स इंडिया एक्ट से स्टार्ट हुआ था. पिट्स इंडिया एक्ट में जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टैब्लिश किया गया था पैरेलल विद द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो था डबल गवर्नमेंट. ठीक है. अब ये मैं बोल रहा हूं डायरकी और डबल गवर्नमेंट में कंफ्यूज मत होना. डायरकी है इट रिलेटेड टू द डिवीजन ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट. ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. और उसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या दिया हुआ है? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय बाइकैमरल लेजिस्लेचर. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था इसको रिप्लेस किया गया एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर से. बाइकैमरल मतलब कि जिसमें 2 हाउस होता है. जैसे कि हमारा जो इंडिया का पार्लियामेंट है ना, वो यहीं से डिराइव होने स्टार्ट हुआ. ठीक है. तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस किया गया बाइकैमरल लेजिस्लेचर से.
जिसमें जो अपर हाउस होता था उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते थे एंड जो लोअर हाउस होता था उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे। और जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हुआ करते थे इन दोनों हाउस के, उनका डायरेक्ट इलेक्शन से सिलेक्शन किया जाता। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिक्वायर्ड दैट 3 of the 6 मेंबर ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियंस। तो अब वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस का इंक्लूजन स्टार्ट हो गया। हमने देखा था जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1909, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे ये पहले मेंबर थे, पहले इंडियन थे जो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने थे। अब जो नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि अब वो 6 आउट ऑफ टोटल 6 मेंबर 3 मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ सकते हैं वाइसराय के। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट का जो प्रिंसिपल है इसको एक्सटेंड किया गया। सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविजन के अंदर रखा गया। सेपरेट इलेक्टोरेट में बता चुका हूं, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब जैसे कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का कैंडिडेट है उसके लिए सेपरेट इलेक्शन का प्रोसेस है, जो ओनली एक पर्टिकुलर रिलीजन के सिटीजन ही एक पर्टिकुलर रिलीजन के सिटीजन को वोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो अगर मान लो कोई अगर मुस्लिम रिलीजन का कोई कैंडिडेट अगर वोटिंग के लिए खड़ा होता है एज अ कैंडिडेट, तो उसको सिर्फ मुस्लिम रिलीजन के लोग ही वोट डाल सकते हैं। अब वो चीजों को और बढ़ाया गया, अब वो चीज सिख लोगों को भी प्रोवाइड किया गया, इंडियन क्रिश्चियंस को भी प्रोवाइड किया गया और एंग्लो इंडियन और यूरोपियन को भी प्रोवाइड किया गया। ये क्या है कि सोसाइटी में थोड़ा सा डिवीजन क्रिएट हो, इस डिवीजन को एक्सप्लॉइट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ऐसे प्रोविजंस को अपने अलग अलग एक्ट में उन्होंने इंक्लूड किया था। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट एक्ट दिया है, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। फ्रेंचाइज का मतलब कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि भाई फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है। फ्रेंचाइज का मतलब द राइट टू वोट। ठीक है, तो जब डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुआ हमने देखा डायरेक्ट इलेक्शन इन बोथ सेंट्रल डायरेक्ट इलेक्शन इन दी bicameral legislature, that is when central legislative assembly is formed into a bicameral legislature। वहां पे क्या स्टार्ट हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुआ। मेजॉरिटी मेंबर्स का कैसे क्या बोलते हैं सिलेक्शन होता था विद दी डायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन सभी को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। वोटिंग राइट सिर्फ लिमिटेड लोगों को दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके पास प्रॉपर्टी कितना है, वो टैक्स पटाते हैं कि नहीं पटाते हैं, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसा है। अभी के समय में तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि जो भी 18 ईयर्स एंड अबव है तो उसको राइट टू वोट, लेकिन पहले वैसा नहीं था। स्टार्टिंग में जो इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ वेरी लिमिटेड फ्रेंचाइज, वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल गॉट द राइट टू वोट। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। ठीक है, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन एक नया पोस्ट का क्रिएशन होता है और उसको जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के कुछ पावर किनको दिए जाते हैं, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन को। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इस पोस्ट का क्रिएशन कब हुआ, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926। यही तो आज के समय का जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो यही है। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है 1926 में फॉर रिक्रूटिंग दी सिविल सर्वेंट्स। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टैट्यूटरी कमीशन। एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाता है। उस कमीशन का काम ये था कि भाई ये जो 1919 में हम जो एक्ट ला रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 10 साल के बाद हम देखेंगे कि भाई इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगा 10 साल बाद। ऐसा प्रोविजन कौन से एक्ट में किया गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के में, जिसमें हमने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जिसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्ट का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनल इलेक्टोरेट। तो क्या बाकी पॉइंट नहीं है इंपॉर्टेंट, बाकी पॉइंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद हमने देखा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एंड द क्रिएशन ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे पॉइंट और भी जो मैंने डिस्कस किए सारे पॉइंट इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, लाइक करते हो तो लाइक बटन दबा दो। ठीक है, और ऐसे वीडियोस अगर आप मेरे से देखना चाहते हो, मैं पूरा फ्री कोर्स लेके आ रहा हूँ इंडियन पॉलिटी में, पूरा इंडियन पॉलिटी कंप्लीट पढ़ाऊंगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव एन ऑसम डे अहेड। आप सभी खुश रहिए। थैंक यू।